हेलो। हाँ बच्चों, आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके 3 मेथड है, ठीक है। मांग की लोच को मापने की विधियाँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था मांग की लोच किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी श्रेणियाँ किस तरह की होती है। 5 तरह की श्रेणियाँ हमने देखी थी और फॉर्मूला क्या था कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, या डी क्यू बाई डी पी मल्टीप्लाइड बाई पी अपॉन क्यू। ठीक है। आज हम देखेंगे इसके मेथड्स। तो इसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है टोटल आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड या कुल व्यय रीति। ठीक है। सेकंड है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और थर्ड है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो पहले अपन ले रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड या कुल व्यय रीति। तो इस रीति का या इस मेथड का प्रतिपादन जो है मार्शल ने किया था, क्योंकि अब बच्चों देखो प्राइस चेंज होती है और उससे फिर क्वांटिटी में जो परिवर्तन आता है, तो कुल मिला के क्या होगा, व्यय में परिवर्तन होगा ना कुछ तो कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष मांग में परिवर्तन का अर्थ क्या है कि उपभोक्ता के कुल व्यय में परिवर्तन। तो कुल व्यय क्या होता है बच्चों, प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। ठीक है। और यही कुल आगम भी है। उत्पादक के लिए ये आगम है और उपभोक्ता के लिए ये व्यय है। तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, ये क्या है, कुल व्यय। अब कीमत बदलने पर अपने को क्या देखना है कि कुल व्यय बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर रहेगा। ये किस पर डिपेंड करता है, मांग की लोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब फर्स्ट, यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने पर भी कुल व्यय क्या रहता है, स्थिर रह रहा है। ठीक है। चाहे कीमत बढ़ रही है चाहे कीमत घट रही है और कुल व्यय फिर भी वही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग की लोच इकाई के बराबर। ठीक है। और सेकंड, यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ रहा है और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट रहा है, उल्टा चल रहा है, क्या हो रहा है, कीमत घट रही फिर भी व्यय बढ़ रहा है और कीमत बढ़ रही है तो व्यय घट रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मांग की लोच क्या होगी बच्चों, इकाई से अधिक होगी। आया समझ में कि इसका मतलब क्या है कि कीमत का परिवर्तन होने पर मांग का परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, तभी तो कीमत घट रही है तो भी व्यय बढ़ रहा है और कीमत बढ़ रही है तो भी व्यय घट रहा है। तो मांग की लोच यहाँ पे क्या हुई, इकाई से अधिक हुई। ठीक है। जब उल्टा चले तो क्या हो गया कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। और यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय भी घट रहा है और कीमत पे बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है, तो यहाँ मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होती। आया समझ में, तीनों चीज़ होगी कि अगर कीमत परिवर्तन पर भी व्यय वही रह रहा है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, और यदि कीमत घटने पर व्यय बढ़ता है, कीमत बढ़ने पर व्यय घटता है, उल्टा चलता है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। और यदि कीमत के घटने पर व्यय भी घट रहा है और कीमत के बढ़ने पर व्यय भी बढ़ रहा है, तो मांग की लोच जो है वो इकाई से कम होती है। तो यहाँ तीनों तरह की होगी, इकाई से अधिक भी होगी, कम भी होगी और बराबर भी होगी। ठीक है। तो इसका भी आप डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो आप चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। यहाँ पे आप देखो कि क्या चल रहा है, ये अपन ने डायग्राम बनाया। ये यहाँ बच्चों हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, और वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब आप देखो कि ये बनाया हमने एक्सपेंडिचर का ये। ठीक है। अब मान लीजिए प्राइस कितनी है, यहाँ से चल रहे हैं हम, प्राइस P1 है, तब एक्सपेंडिचर कितना है, ये A है। ठीक है। अब प्राइस घट गई तो एक्सपेंडिचर बढ़ के ये B हो गया। ठीक है। क्या हुआ, प्राइस घटी है लेकिन व्यय बढ़ा है, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या हो गई बच्चों, ग्रेटर देन 1, कि प्राइस घटने पर भी व्यय बढ़ रहा है, तो यहाँ जो है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब इस B से C वाला पार्ट देखो आप कि जब हम P2 से कहाँ आ रहे हैं,
P3 पे आ रहा है, प्राइस क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर B से C मतलब एक्सपेंडिचर समान है, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या हो गई बच्चों, इक्वल टू 1 हो गई। ठीक है, अब आप P4 को देखो, क्या हुआ, प्राइस और घटी, लेकिन आप क्या देख रहे हो, या C से हम इधर आ गए, D पे आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ, प्राइस घटी तो व्यय भी घट गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो आप कि D से C वाला जो पार्ट है, ये D से C, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है, फिर इस C से B वाले पार्ट में इक्वल टू 1 है, और फिर इस B वाला जो पार्ट है यहाँ ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इस तरह से कुल व्यय के परिवर्तन को देखकर भी हम क्या देख सकते हैं, मांग की लोच किस प्रकार की है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड किसने बताया था, मार्शल ने बताया था कि व्यय के परिवर्तन होने पर मांग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उससे भी हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देख रहे हैं, कौन सा, मांग की लोच का बिंदु रीति या पॉइंट मेथड। ठीक है, जियोमेट्रिकल मेथड या इसको पॉइंट मेथड दोनों ही बोल सकते हैं हम, जियोमेट्रिकल मेथड भी बोल सकते हैं और पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि आपको किसी भी कर्व पे मांग वक्र पे अगर आपको मांग की लोच निकालनी है, तो सबसे पहले तो उस पर क्या करेंगे, हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। फिर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे, या डेल्टा Q बाई डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई P बाई Q। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखो, ये बनाया अपन ने डायग्राम। एक मान लीजिए कोई मांग वक्र दिया हुआ है, या आप ये एक मांग वक्र है, ये उसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, हाँ, तो ये आर बिंदु पे अपने को मान लीजिए मांग की लोच निकालनी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पर प्राइस है। अब जो अपन ने ये फॉर्मूला लिया है, इस फॉर्मूले में हम ये सारी क्वांटिटीज़ को डालेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, सबसे पहले डायग्राम में जैसे आर बिंदु है, या प्राइस आपकी शुरू में कितनी है, OM है, और क्वांटिटी कितनी है, OQ है। ठीक है, प्राइस OM पर, क्वांटिटी OQ है, और ये इस आर बिंदु पर है मान लीजिए। अब क्या हो रहा है, प्राइस घट के ON हो गई, तो डिमांड बढ़ के OS हो गई, और हम R से कहाँ पे आ गए, इस R डैश पर आ गए। पॉइंट मेथड बच्चों कब काम में लेते हैं, जब मांग और कीमत का परिवर्तन बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, क्योंकि वो फिर एक ही स्पर्श रेखा पर आ जाते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है, कर्व पे जब एक ही स्पर्श रेखा पर दोनों बिंदु आ जाते हैं, तब हम इस पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड को काम में लेते हैं। अब आप देखो कि अपने को जो ये अपना फॉर्मूला है, इसमें एक एक चीज़ को डालना है। अब आप देखो, सबसे पहले डायग्राम में डेल्टा Q देखना है अपने को, डेल्टा Q कितना है बच्चों, QS कितना है डेल्टा Q, या तो यहाँ से लो आप QS, या इधर से लो TR डैश, एक ही बात है, चाहे हम QS लिखें चाहे हम TR डैश लिखें। ओके, अब लिया हमने डेल्टा P, डेल्टा P कितना है, चाहे हम इसको MN लिखें चाहे RT लिखें, एक ही बात है, MN या RT। ठीक है, अब P कितना है, P मतलब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी आपकी, OM लिखो, चाहे ये आप RQ लिखो, एक ही बात है, OM या RQ। और Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, ये कितनी है, OQ या फिर MR। ठीक है, क्या दिख रहा है, OQ या MR। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में डाल रहे हैं, तो अपन ने डेल्टा Q फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई P बाई Q। ठीक है, अब डेल्टा Q कितना है बच्चों,
को, हाँ डेल्टा क्यू, या तो क्यू एस लिखो या टी आर डैश लिखो। तो हमने क्या लिखा, टी आर डैश। क्यू कितना है, अब डेल्टा क्यू के बाद आपको डेल्टा पी लिखना है, तो एम एन लिखो या आर टी लिखो। तो हमने ये वाला लिखे टी आर डैश बाई आर टी। ठीक है, क्या लिखा हमने, टी आर डैश बाई आर टी। और ये आपने ओरिजिनल ही लिखा, पी बाई क्यू में आपने क्या लिखा, पी आपने लिखा ओ एम, और क्यू क्या था लिखा अपने, ओ क्यू, ओ एम, ये ओ एम और ये ओ क्यू। ठीक है, ये लिखा अपन ने ओ एम ओ क्यू। ये वन इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, क्या रहा, टी आर डैश बाई आर टी मल्टीप्लाइड बाई ओ एम बाई ओ क्यू। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो कि अपने ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल देखो आप, एक है आर टी आर डैश, कौन सा बच्चों, ये आर टी आर डैश वाला, और एक आर क्यू बी वाला। ये दोनों ट्राइंगल देखो। अब इसमें कौन सा एंगल जो है, ये वाला टी आर आर डैश और क्यू आर बी, ये क्या है बच्चों, कॉमन है। आर वाला एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये दोनों जो ट्राइंगल है इसमें ये कॉमन एंगल है। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि ये जो है आर आर डैश टी, कौन सा बच्चों, आर आर डैश टी और आर बी क्यू, ये क्या है बच्चों कि दो रेखा को जब कोई एक लाइन तिरछी लाइन काटती है तो वो एकांतर कोण होता है। ठीक है, तो अपना ये आर डैश वाला और इधर ये बी वाला, ये क्या हो गया बच्चों, एकांतर कोण, आर आर डैश टी और आर बी क्यू, ये हो गया आपका एकांतर कोण। अब इसके बाद कौन सा एंगल देखो आप, ये आर टी आर डैश और आर क्यू बी, ये और ये क्या है बच्चों, समकोण है। ठीक है, तो एक एंगल तो हो गया कॉमन, एक एंगल हो गया समकोण और एक एंगल हो गया एकांतर कोण। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल जो है वो आपके क्या हो गए बच्चों, समरूप त्रिभुज। कौन सा, आर टी आर डैश और आर क्यू बी। तो समरूप है, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद इधर आगे आओ। अब अपन ने क्या देखा कि जो दोनों ट्राइंगल है आपके, उसकी भुजाओं के अनुपात बराबर है। तो अब अपन क्या लिख रहे हैं, आर टी बाई टी आर डैश, हाँ आर टी बाई टी आर डैश इज इक्वल टू क्या लिखा, आर क्यू बाई क्यू बी। ठीक है, ये वाला लिखा अपन ने, ये वाला देखो आप, आर टी बाई टी आर डैश इज इक्वल टू आर क्यू बाई क्यू बी। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दिया अपन ने, टी आर डैश बाई आर टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई आर क्यू। ठीक है, ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, टी आर डैश बाई आर टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई आर क्यू। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। अब 1 और 2 की आप तुलना करो। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका पहली इक्वेशन क्या थी, टी आर डैश बाई आर टी थी, टी आर डैश बाई आर टी मल्टीप्लाइड बाई ओ एम बाई ओ क्यू थी। अब टी आर डैश बाई आर टी की जगह अब हमने क्या लिख दिया बच्चों, ये क्यू बी बाई आर क्यू। क्या लिख दिया हमने, क्यू बी बाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई ओ एम बाई क्यू। पहली इक्वेशन अब ये हो गई अब आपकी, क्यू बी बाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई ओ एम बाई ओ क्यू। अब आप देखो आर क्यू और ओ एम क्या है, एक दूसरे के बराबर है, देखा था शुरू में अपन ने लिखा था। तो अब हमने क्या किया, इस आर क्यू की जगह पर हमने ओ एम लिख दिया। ठीक है, तो अब ये क्यू बी बाई ओ एम मल्टीप्लाइड बाई ओ एम बाई ओ क्यू, तो ये ओ एम से ओ एम कट गया। अब क्या बचा आपका, क्यू बी बाई ओ क्यू। क्या बचा अब आपका, ये क्यू बी बाई ओ क्यू। ठीक है, इस नीचे की लाइन वाले आ गए आपके डायग्राम में, देखो क्यू बी बाई ओ क्यू। अब ओ क्यू आपका किसके बराबर, एम आर के बराबर भी है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या लिख दिया थर्ड इक्वेशन में, क्यू बी बाय एम आर। ठीक है, अब आपका ये क्या आ गया, क्यू बी बाय एम आर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम आर। अब अगला ट्राइंगल ये देखो, ए एम आर और
ट्राइंगल आर क्यू बी, AMR और RQB दोनों ट्राइंगल को देखो। इसमें आप देखो MAR और QRB, ये एंगल क्या है बच्चों, एकांतर कोण है। फिर एंगल MRA और एंगल कौन सा, QBR, ये भी क्या है बच्चों, एकांतर कोण है। फिर एंगल AMR और RQB, ये क्या है बच्चों, समकोण है। आया समझ में? दो तो यहाँ एकांतर कोण हो गए और एक यहाँ पे क्या हो गया, समकोण हो गया। तो अब ये ट्राइंगल कौन सा आपका, AMR और RQB भी क्या हो गए बच्चों, ये समरूप है। अब समरूप है तो इनकी भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए अब हमने क्या लिखा, QB/RB, क्या लिखा हमने, QB/RB इज इक्वल टू MR/AR। ये वाला देखो आप, QB/RB इज इक्वल टू MR/AR। या अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, QB/MR, ऐसे कर दिया, क्रॉस कर दिया, QB/MR इज इक्वल टू RB/AR। ठीक है। अब QB/MR क्या है, ये था अपना QB/MR इज इक्वल टू RB/AMR, तो QB/MR इज इक्वल टू RB/AR। अब आप ट्राइंगल में देखो, आप RB/AR क्या है, RB आपका क्या है, लोअर सेक्टर है, और AR आपका क्या है, अपर सेक्टर है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या करेंगे, किसी भी मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए वहाँ पे स्पर्श रेखा खींची और निचले भाग को ऊपर के भाग से विभाजित किया, तो क्या प्राप्त हो जाएगी, मांग की लोच। आया समझ में? तो ये आपका क्या रहा, मांग की लोच क्या हो गई, RB/AR, या लोअर सेक्टर डिवाइड बाई अपर सेक्टर। मांग की लोच ज्ञात करने के लिए कितना इजी फॉर्मूला हो गया कि लोअर सेक्टर डिवाइड बाई अपर सेक्टर। लेकिन ये कैसे निकलता है, ये अपन ने पूरा प्रोसेस देखा। तो आपकी मांग की लोच यहाँ पे क्या है, RB/AR या लोअर सेक्टर बाय अपर सेक्टर। ठीक है। तो मांग की लोच ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, लोअर सेक्टर बाय अपर सेक्टर। ठीक है। लेकिन वो किस तरह से निकालते हैं ये अपन ने देखा। ठीक है। तो ये आप आज अपन ने दो मेथड देखे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन अगला मेथड